दूसरा, कैसे हम इन प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी हम यूज करते हैं, कैसे हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम सफलता पा सकते हैं इन प्रोडक्टों के माध्यम से, कैसे हमारा टर्नओवर होगा। ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है A to Z, जहां हम सारी चीजें जानने वाले हैं, और वो भी ऐसी महिला के थ्रू जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से सफलता दिलाई है। उन्होंने जो सफलता ली है, लेकिन एक बात को मैं मानता हूं हमेशा कि अगर हम करते हैं भला तो होता है हमारा भला। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। इसी मानसिकता के लेकर आज हमारा जो सेशन होने वाला है एग्रीकल्चर का होने वाला है, जहां हम A to Z जानकारी खेती से संबंधित चीजों की जानने वाले हैं। जो भी नए लोग हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन में, और जो लोग पुराने हैं उन लोगों को भी यहाँ से जानने का मौका मिलेगा कि हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम उनका फायदा ले सकते हैं, कैसे हम जो सफर है हमारा NTC तक का वो कैसे तय होगा। यहाँ आज सारी चीजें आप सभी को जानने का मौका मिलेगा। तो तैयार हैं सारे लोग मैडम को इनवाइट करने के लिए इस इवनिंग सेशन में? जो लोग भी तैयार हैं तो वेलकम मैम लिख के मैसेज करिए आप सभी लोग, क्योंकि ऐसी महिला जो कि RTC लीडर है और इस बिजनेस को प्रेजेंट करने वाली हैं आप सभी के लिए, जहां से हमारी इनकम दोगुनी तिगनी हो सकती है अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेते हैं और उन सारी चीजों को बेनिफिट ले सकते हैं। तो तैयार रहिए आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं। जिन लोगों ने मैडम के लिए वेलकम लिखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनवाइट करता हूं हमारी RTC लीडर मिस आकांक्षा मैम, जो कि हमको एग्रीकल्चर से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हैं कि कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका मिस आकांक्षा मैम आज के इवनिंग सेशन में। वेलकम मैम जूम सेशन में। नमस्कार सभी को। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लगभग 146 लोग हम लोग कनेक्ट हैं, और आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सभी अपने लिए सीरियस हैं, अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं और इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं। ठीक है, तो बिना देर किए जल्दी से अपन बात करेंगे सीधे टॉपिक पे। रात का समय है, बहुत सारे आप लोगों को काम रहते हैं, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, जो महिलाओं की जवाबदारी रहती है। और बहुत सारे लोगों को भूख भी लगी होगी, कुछ लोगों ने खाना खा लिया होगा, तो नींद का समय भी हो गया है ना। तो सीधे अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं स्लाइड शो कर पाऊं। बनता नहीं है लेकिन कोशिश करके देखती हूँ, तो दिनेश सर देखिएगा थोड़ा सा। धन्यवाद आप सभी का। नहीं तो मुझे लगा कि आज स्लाइड शो नहीं होगी तो फिर मीटिंग होगी कैसे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे हमारे बीच में नए डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मुझे लग रहा है नए लोग कम कनेक्ट हैं, लेकिन जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। तो थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगी सबसे पहले। बहुत सारे लोग, चाहे वो गोटेगांव से हो, श्रीधाम से हो, नरसिंहपुर से हो, मंडला से हो, या किसी भी कोने से अगर इस मीटिंग में कनेक्ट है, मुझे नहीं पहचानते हैं तो हल्का फुल्का से एक परिचय दे देती हूँ। नाम आकांक्षा ठाकुर है, और आज आप सभी लोगों के बीच में एज अ RTC लीडर, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठी हुई हूँ बात करने के लिए। सन 2018 से इस बिजनेस की शुरुआत की थी मंडला जिले में, अपने अपलाइन अपने गुरु डॉक्टर सम्राट सम्राट सर के मार्गदर्शन से स्टार्टिंग हुई थी। खेती किसानी ही करते थे, और खेती जो है वो हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है। और आज का जो सफर है, खेती से लेके एज अ बिजनेस वुमन, मैं आप सभी लोगों से बात कर रही हूँ। शुरुआत बहुत छोटे ही रूप में हुई है, जैसे सभी लोगों की होती है। कुछ नए नए लोगों ने अभी अभी शुरुआत किए होंगे तो उनको डर भी लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा। तो हर किसी की शुरुआत यहाँ ऐसी है, बहुत छोटे रूप से थोड़ा सा कुछ अपना मनपसंद प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस की शुरुआत की थी सन 2018 मार्च में। और
क्या बात है, शुरू हो गया है ना? जी जी जी, क्लियर बिल्कुल है सारी बिल्कुल। चीजें? चलो जी फटाफट से अब शुरू करेंगे, 8:56 हो चुका है। जी जी। ठीक है। बिजनेस में आके डिजाइन किया, क्या करना है लाइफ में। छोटी छोटी मीटिंग से शुरुआत हुई इस तरीके की। आज यही छोटी छोटी मीटिंग बड़े बड़े प्रोग्रामों में कन्वर्ट हो गई है। इस तरीके के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। पहली रैंक हासिल की, टीम कोऑर्डिनेटर, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। ये मेरी सबसे फेवरेट रैंक थी, एसटीसी। लेकिन मजा नहीं आया तो और आगे लाइफ में बढ़े। फिर सपने पूरे करने की इच्छा हुई, और जब आना शुरू हुआ पैसा तो सपनों का साइज भी बढ़ा। छोटी सी गाड़ी एक खरीदी अपनी बिटिया के लिए, उसकी पसंद की। उसके बाद में मंडला जिले में एक छोटा सा घर, लगभग 30 लाख का। और मंडला जिले में इन 5 ब्रांड की एजेंसी अपनी कंपनी के पीयूसी के रूप में, अवनी इंटरप्राइजेस के नाम से ये पीयूसी है मंडला जिले में। और ये तो हुई अपनी सफलता, लेकिन अपने बाद अब बारी आई टीम की। लगातार टीमों से आज गाड़ियां उठ रही हैं, लोग सक्सेस हो रहे हैं। मैंने अपनी कार बताई, आज टीम से लोगों ने कार लेना शुरू कर दिया है। और ये एक छोटा सा सफर था पिछले 5 सालों का, एक साधारण सी हाउस वाइफ से बिजनेस वूमन का। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे हो पाई हैं, क्या इस बिजनेस में ताकत है, ये थोड़ा सा गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्योंकि जो जहां तक मैं पहुंची हूँ वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये बताने की क्षमता रखती हूँ। और यही चीजें आज शेयर करने आप लोगों के बीच में आई हुई हूँ। स्टार्ट करें। आज का टॉपिक टॉपिक है हमारा इंडिया एग्रो ब्रांड। ठीक है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है जो आपके पास में है, एक बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है। अब ये ताकत क्या है, सिंपल समझिए। आज अगर आप इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ब्रांड में इंटरेस्टेड है। ठीक है। और इस ब्रांड को गहराई से जो है वो जानना चाहते हैं। अब इंडिया एग्रो की अगर कभी भी अपन बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसानों से ही बात करेंगे। सही है। ठीक है। तो इंडिया एग्रो की बात करने से पहले अगर हम किसानों से बात करें, और हमारे बीच में भी बहुत सारे किसान होंगे, आज मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगी, तैयार रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक चीज मुझे बताइए, अगर जिस किसान से भी हम बात कर रहे हैं, आज भी इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जिनका मुख्य व्यवसाय खेती ही होगा। ठीक है। आज अगर हम किसानों से बात करें कि भैया अगर आप खेती करते हो, इसका मतलब ये निश्चित है कि आपके पास में जमीन है खेती बाड़ी वाली। सही है। अगर किसान है मतलब जमीन होगी, तब तो हम उसमें खेती करते हैं, है ना। अब अगर आज मैं आप लोगों से सवाल करूं, जो भी लोग इस मीटिंग में हैं जो खेती करते हैं, है ना, और जिनके पास में जमीन है, सोच के बताइए वो जमीन हमारे पास में कैसे आई, कहाँ से आई वो जमीन हमारे पास में। ठीक है, ये मुझे कमेंट कीजिएगा। आज अगर आप खेती करते हैं, है ना, आप में से जो भी लोग, वो जमीन हमारे पास में कहाँ से आई, कैसे उसमें हमारा नाम चढ़ा है, जो हमारे पट्टे में एक रकबा जो है वो है, कहाँ से आती है जमीन लोगों के पास में। पूर्वजों से। सही है। देखिए, जिसके पास जितनी भी है, किसी के पास कम है, किसी के पास में ज्यादा है, ठीक है, किसी के पास में 2 एकड़ है तो किसी के पास में 20 एकड़ है, किसी के पास में 100 एकड़ भी है। लेकिन अगर लोगों से पूछे कि भाई वो जमीन आपके पास में कहाँ से आई, तो जाहिर सी बात है वो जमीन आई है हमारे पूर्वजों से। सही है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आज हम सब लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है कि हमारे पास में इतना रकबा है जो हमारे नाम का है। ठीक है। अब अगर खेती किसानी की बात की जाए, तो एक चीज मुझे बताइए, खेती करने के लिए लोग कोई स्कूल कॉलेज तो जाते नहीं, है ना, कि किसी स्कूल में जाके हम सीख रहे हैं कि खेती कैसे करना है, या किसी कॉलेज में जाके हम डिग्री ले रहे हैं कि खेती कैसे करना है। लोग खेती करना कहाँ से सीखते हैं? जाहिर सी बात है, जो देख रहे हैं बचपन से, है ना, जैसा लोग करते आ रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। ठीक है। अब अगर एक सवाल लोगों से किया जाए, बहुत ध्यान रखिएगा, मेरे छोटे छोटे सवालों में बहुत बड़ी जो है वो खासियत छुपी हुई है, क्योंकि आप भी जाके लोगों से बात करेंगे। ठीक है। अब अगर लोगों का कहना ये है कि भाई पूर्वजों से हमें जमीन मिली है, तो वो जमीन जायदाद ही है ना, और वो एक जवाबदारी भी है कि हमको उसको अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर भी करना है। ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम अपनी जमीन जायदाद को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे? कमेंट कर सकते हैं कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे।
समझ पा रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ? अगर हमारे पास में जमीन जायदाद है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम इसको अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे? सब करेंगे, ठीक है। और सभी के लिए ये जवाबदारी है। कुछ लोग बोलेंगे इतना नहीं, हम तो और बढ़ा के भी करेंगे, ठीक है। और हर किसी की ये इच्छा रहती है कि आज जो हमारे पास में है उसको हम अपने बच्चों को दे करके जाएं, ताकि वो आने वाले समय में फायदा उठाएं, ठीक है। मैंने दूसरी चीज भी पूछी कि खेती करने का कोई स्कूल कॉलेज तो नहीं होता है ना। हम वैसी खेती करते आए हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज में थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अगर बड़े बुजुर्गों की बात करें, है ना, तो आज हम जिस तरीके की खेती करते हैं, जिस तरीके का हम रसायन यूज कर रहे हैं, यूरिया डीएपी जो हम लोग डाल रहे हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं डाला करते थे, है ना, लेकिन हम डाल रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, 1947 के समय की, ठीक है, जब हमारा देश लगभग आजाद हुआ था। उस समय की अगर अपन बात करें तो पहले हमारे देश में भूखमरी की स्थिति थी। जमीन तो तब भी उतनी थी, खेती बाड़ी तो तब भी उतनी थी, लेकिन जितनी जनसंख्या थी, लोगों के पास में पर्याप्त अनाज नहीं होता था, भुखमरी की स्थिति थी। फिर हमारे देश की सरकार ने उसमें एक पहल किया, जिसको कहते हैं हरित क्रांति। पंजाब हरियाणा की तरफ से वो शुरू हुई। हरित क्रांति मतलब यही यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का जो है वो आगमन हुआ, हमारे देश में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और आज कंडीशन ये है कि हमारे देश में इतना उत्पादन हो रहा है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम दूसरे देशों को भी खाना दे रहे हैं। हमारे देश से बहुत सारा अनाज जो है वो निर्यात किया जाता है, जिससे दूसरे देशों का भी पेट भर रहा है। आज इतना उत्पादन हमारे साथ में हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम किसानों से करें, ठीक है, हरित क्रांति के इस्तेमाल से, यूरिया डीएपी के प्रयोग से, रसायन के प्रयोग से उत्पादन तो हमारा बढ़ा, है ना, बिल्कुल बढ़ा। लेकिन अगर हम उन्हीं से पूछें कि क्या लगता है इन रसायनों के इस्तेमाल से क्या कुछ नुकसान भी हो रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, नुकसान हो रहा है? उत्पादन बढ़ा, है ना, लेकिन क्या लगता है कुछ नुकसान भी हो रहा है? देखिए, कमेंट करेंगे तो मुझे बात समझ में आएगी कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी किसान से पूछेंगे तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो बढ़ चढ़ के आपसे खुद बताएगा कि बिल्कुल नुकसान हो रहा है। और वो क्या नुकसान बताएगा? कि भाई मिट्टी जो है वो कठोर हो रही है ना। सीधी सी बात समझिएगा, ये आपको क्लियर करना है कि मिट्टी कठोर क्यों हो रही है। और आप लोग भी समझिएगा, जिस तरीके से रसायन का इस्तेमाल हो रहा है ना, हम लोग बताते हैं, लोग किसान जो है वो अपने खेतों में डालते हैं यूरिया, है ना। अब यूरिया क्यों खेतों में डाला जाता है? क्योंकि यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का एक फॉर्म है। मतलब पौधे को बड़ा होने के लिए, पौधे को उत्पादन देने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे वातावरण में पर्याप्त नहीं रहता है, जिसके कारण हम पौधों को अलग से नाइट्रोजन देते हैं यूरिया के रूप में। तो थोड़ा सा यूरिया का विज्ञान समझिएगा कि यूरिया क्या चीज है। यूरिया जो है वो नेफ्ता से बना होता है। नेफ्ता मतलब जो हम लोग कपड़ों में गोलियां रखते हैं ना, फुनिल की, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, कपड़ों में गोलियां जो अपन रखते हैं, वो खुले रूप में जब हम रख देते हैं तो एक समय के बाद में वो गोलियां उड़ जाती हैं। वही होता है यूरिया के साथ। यूरिया की बोरी अगर आप कुछ देर के लिए खुले रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से नाइट्रोजन जो है वो उड़ गया, यूरिया ऐसे पत्थर जैसे हो जाती है, गोल गोल लड्डू जैसे बन जाती है ना। और जब हम अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, जितना हम यूरिया डालते हैं उसका केवल 30% भाग ही पौधों में लगता है। बाकी का 70% कहाँ जाता है? सिंपल समझिएगा, यूरिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने में और पौधों को लगने में लगभग लगभग 21 दिन का टाइम लगता है। उस बीच में 70% भाग जो उसका रहता है, उसमें से बहुत सारा नाइट्रोजन उड़ के वायुमंडल में चला जाता है। और आज उसका नतीजा क्या हो रहा है? कल ही देखिए, बहुत जोरदार तूफान था हर जगह, है ना। जब पानी की जरूरत नहीं है तब भी पानी गिर रहा है। मतलब मौसम जो है वो बिगड़ चुका है, ये हम सबको पता है। लेकिन भाई वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और वो सभी लोगों की जवाबदारी है, अपन उस पर बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन उसी यूरिया का प्रयोग हम अपनी ही मिट्टी में, अपनी ही खेती में कर रहे हैं। और जब लोग यूरिया डालते हैं उसके बाद में चलाना पड़ता है पानी। जैसे ही पानी हम चलाते हैं तो वही यूरिया, उसका नाइट्रोजन हमारे खेतों की मिट्टी की ऊपरी सतह से, जितने मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, जितने बायोमास होते हैं, जितने कार्बनिक तत्व रहते हैं, उन सारे तत्वों को लेके जमीन की सबसे निचली सतह पर चले जाता है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? धीरे धीरे
भूमि जो है, मिट्टी जो है, वो धीरे धीरे कठोर होते जा रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बोलेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कैसे हो रहा है सिंपल समझिएगा। अभी मैं गई थी अभी नरसिंहपुर विजिट में, है ना। वहां जब मैंने विजिट किया, लोगों को देखा, तो वहां पे फसल तैयार करने के बाद में रोटावेटर चलाना पड़ता है। ये चीज हमारे मंडला में अभी नहीं हो रही है। मतलब मिट्टी इतनी कठोर हो गई है कि उसको फोड़ने के लिए, उसको नरम करने के लिए लोग रोटावेटर चला रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल समझिएगा, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब कुछ किसान को पता है ना। हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये पूछेंगे तो वो बिल्कुल आपकी बात पे हामी भरेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब लोगों से पूछेंगे, है ना, कि जब ये सारी चीजें नुकसान कर रही हैं, तो फिर हम क्यों डाल रहे हैं, तो फिर हम क्यों डाल रहे हैं, तो लोगों का एक ही जवाब आएगा कि और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से मिट्टी में कार्बनिक तत्व खत्म हो रहे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इस रिसर्च कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिसर्च में साफ बताया गया है कि अगर मिट्टी से कार्बनिक तत्व निकाल दिए जाए, है ना, ऑर्गेनिक तत्व निकाल दिए जाए, तो मिट्टी रेत में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अभी जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ का शुरू है ना। लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे राज्य में अगर आप देखें, ढूंढें, पढ़ें, तो आपको पता चलेगा पंजाब हरियाणा की तरफ बहुत सारे काश्तकार हैं जो अपनी जमीन बेच के आके मंडला में जमीन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मिट्टी में क्षमता बची ही नहीं है, वहां पे इतना केमिकल यूज हुआ है कि मिट्टी रेत में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और रेत में आप कुछ भी डालो, कुछ भी नहीं हो सकता। ये स्थिति हो गई है मिट्टी की। ठीक है, तो वहां हुआ है, तो हमारे यहाँ भी कभी ना कभी होगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत साल बाद। समझिएगा, रिसर्च के दौरान बताया गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसा होने में लगभग लगभग 50 से 60 साल का समय लगेगा, है ना। और हम साल में, अगर मैं मंडला जिले की बात करूं, तो साल में 2 बार खेती करते हैं, मतलब 2 बार केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपके गोटेगांव नरसिंहपुर की बात करूं, तो वहां पे साल में 3 फसल हो रही है, मतलब 3 बार हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 50-60 साल नहीं, इसको अगर 3 भागों में बांट दो, तो लगभग लगभग 30 से 40 साल में हमारे खेत की मिट्टी पूरे तरीके से रेत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो साफ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, प्रमाण के साथ साक्षात ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं, क्या लगता है जो जमीन आपके पास में है, आप उसको अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे? तो लोग बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब उन लोगों से, उनके बच्चों से जब पूछा जाएगा कि ये जो जमीन है, ये आपके पास कहाँ से आई, ठीक है, तो पता है वो बच्चे क्या जवाब देंगे? ये जो जमीन हमारे पास में है, ये हमारे पूर्वजों ने जो अत्त किया है। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, वो बच्चे क्या बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो अत्त किया है, उसका नतीजा हमारे पास में है। सही है, क्या लगता है ऐसा होगा? क्योंकि जमीन तो हम देंगे, जमीन हम देंगे, लेकिन उसमें से जायदाद नाम की जो चीज है वो खत्म हो गई रहेगी। सही कह रही हूँ? ठीक है, अब अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मुंडी ऐसे ऐसे हिलाइएगा, ये थंब दिखाइएगा, ताकि मुझे समझ में आए जो मैं बातें बोलना चाह रही हूँ, या जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ, वो आप तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, है ना। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ। सुरेश भैया मुझे दिखाई दे रहे हैं, महेश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, पूजा उइके जी दिखाई दे रही है, हेमलता तुमराची मैडम दिखाई दे रही है, रमाकांत कुशवाहा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात सही लग रही है तो आप लोग थंब दिखा सकते हैं, या मुंडी ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों से पूछेंगे ना, तो ये बात आएगी सामने कि ये जो जमीन हमारे पास में है, ये हमारे पूर्वजों ने अत्त किया है, उसका नतीजा हमारे पास में है। अब ये किसानों को समझ में आ रहा है, ये है समस्या। और सिर्फ समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, आप उसमें गौर फरमा रहे हैं। अब लेकिन अगर किसानों से पूछा जाए कि भैया जब ये सही बात है, तो हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना, अगर ये बिल्कुल सही बात है तो हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि भैया हमारी मजबूरी है ना। क्योंकि कल क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, कल क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आज कैसे जिए, आज कैसे जिए। मतलब किसानों की अगर मुख्य समस्या आप पूछेंगे, तो यही 3 समस्या है कि चलो, समस्या है कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, कुछ ऐसा मिले, है ना। दूसरा, हमारी उपज बढ़े, किसान का पूरा ध्यान है आज की उपज में, इस साल बाद क्या होगा वो उसकी आज चिंता नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी है। और दूसरा, जो खेती हम करें वो कीड़े मुक्त खेती हो। ठीक है, इन सारी समस्याओं को लेके, समस्या तो है हमारे पास में, लेकिन समाधान क्या है? ठीक है,
समाधान है आपके पास में, हम सब लोगों के पास में, और वो समाधान है यही इंडिया एग्रो ब्रांड। ठीक है, ये एक ऐसा समाधान है जिससे किसान की मिट्टी भी बच रही है और उसकी उपज भी 1.5 से 2 गुना हो रही है। ठीक, अब हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक है, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक है। ठीक है, तो सिंपल एक चीज मैं बता दूं, यहाँ जो लोग इस ब्रांड में काम कर रहे हैं, आपको किसान को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको साइंटिफिक चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप साधारण सी चीजें बता दीजिए कि हम आयुर्वेदिक हैं, इसका प्रूफ क्या है। हमारे भारत सरकार में, हमारे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है ना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेके एक एजेंसी काम करती है जिसको कहते हैं अपेडा, APEDA। अपेडा का जो सबसे उच्चतम सर्टिफिकेशन होता है NPOP, वो सर्टिफिकेशन इस ब्रांड को मिला हुआ है। मतलब ये सर्टिफिकेट प्रूफ कर रहा है कि हम पूरे तरीके से आयुर्वेदिक हैं, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो बहुत ज्यादा आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें, 2-3 लाइन आप याद रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेके एक एजेंसी काम कर रही है, लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से आज बात कर रही हूँ, है ना। इसी में आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या बताना है अगर किसी ने पूछ लिया तो। अपेडा एक एजेंसी है हमारी भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करती है। उसका एक सबसे उच्चतम सर्टिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं NPOP या NOP सर्टिफिकेशन, वो इस ब्रांड को मिला हुआ है। और बहुत खुशी की बात यह है कि पूरे भारत में एक लौती प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारी इंडस्ट्री है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन हमको इकोसर्ट से मिला हुआ है। समझ जाइए, हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो वृक्ष आयुर्वेदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इकोसर्ट जर्मनी से ये जो है सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला हुआ है। इससे बहुत ज्यादा डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आम लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपेडा का नाम से ही समझ जाएंगे और NPOP सर्टिफिकेशन से ही समझ जाएंगे, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें कि ये जो समस्या है ये सब लोगों को पता है, और इतना ही भर नहीं कि हमारी मिट्टी जो है वो रेत बन रही है ना। अगर आप किसानों से बात करेंगे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि उत्पादन तो हमारा बढ़ रहा है ना, लेकिन जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी मात्रा लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब सीधी सी बात समझिएगा, अगर आप खेती करते हैं तो आप खुद अंदाज करते होंगे कि जिस जगह पहले 10 किलो यूरिया लगता था, आज वहीं पे वही मिट्टी वही खेत 25 किलो यूरिया की मांग कर रहा है ना। और लगातार इसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी रसायन की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन उपज जो है वो उतनी ही है। चाहे आप 25 किलो यूरिया डालें तो भी उपज उतनी है, और जब 10 किलो यूरिया डालते थे तो भी उपज उतनी है। ठीक है, समझने की बात ये है। अब सिंपल समझिएगा, अगर ये बहुत ही अच्छी चीज होती है ना, तो सरकार जो है वो धड़ल्ले से इसको बेचती ना, मतलब जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाना था। लेकिन जब आप किसानों से पूछेंगे क्या ये पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो बिल्कुल नहीं। हर किसान की एक लिमिट बनाई हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट बनी रहती है कि भैया अगर आपके पास में इतनी जमीन है तो आपको इतना ही खाद जो है, यूरिया DAP जो है वो एक मात्रा में मिलेगा। लेकिन आज अगर आप किसानों से पूछेंगे ना, तो जितनी उसकी लिमिट है उसका जो जरूरत है वो उससे कहीं ज्यादा हो गई है। और जब नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, कोई ब्लैक में कोई किसी भी रेट में वो चीज खरीद रहे हैं क्योंकि खेत मांग कर रहा है। ठीक है, और ये चीज सरकार भी समझ रही है कि ये कितना नुकसानदायक है, और बहुत सारे इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप लोग अगर किसान हो तो आपके गांव में बहुत सारे लोग आते होंगे, है ना, जो जैविक खेती के बारे में आपको बताते होंगे। बहुत सारी योजना परियोजना चल रही है, जैसे एक आत्मा परियोजना चल रही है हमारे मंडला में, जो लोगों को समझाते हैं कि भैया जैविक खेती करो। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं करते, फिर भी लोग क्यों नहीं करते। ठीक है, सिंपल से समझ जाइएगा, जैविक खेती लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैविक खेती जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके पीछे कारण है जैविक खेती 23 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में काम नहीं करती। और अगर आप किसानों से रिव्यू लेंगे तो वो लोग खुद बताएंगे कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो मिट्टी तो हमारी बच रही है, लेकिन उत्पादन हमारा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और हम जिन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस में ये चीजें काम करती हैं, और मिट्टी भी बचाती हैं, साथ में पैदावार को भी 2 गुना करती है। ठीक है, ये सबसे काम का पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा।
ये सारी चीजें अगर हैं तो अब अपन अगली बात करते हैं कि कैसे। ठीक है, इकोसर्ट जर्मनी से ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया हुआ है, आप लोगों के पास में टूल्स होगा, इसमें जो नंबर है अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो इसमें जो 002 रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसमें हमारी संस्था का नाम जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। और आगे अब चलें, सीधे अपन बात करते हैं समाधान की तरफ कि कैसे ये हमारे लिए और किसान के लिए समाधान है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे अब मैं जो भी चीजें बता रही हूँ वो किसी प्रकार की खाद नहीं है। ठीक है, खाद नहीं है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सिंपल समझ जाइएगा। ये हमारी मिट्टी का, हमारी खेती का, हमारी जायदाद का एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इसको क्यों बोला जा रहा है, सिंपल समझिएगा, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो बीमार हो गई है। ठीक है, बीमार का मतलब समझिएगा, मिट्टी में तो खुद ही क्षमता होती है ना कि वो उपज देती है ना, उत्पादन की क्षमता मिट्टी के अंदर खुद है, लेकिन अब वो क्षमता बची नहीं है, हमको अलग से उसको बहुत सारी चीजें देना पड़ रहा है, तब जाके वो हमको उत्पादन दे रही है। इसका मतलब मिट्टी हमारी बीमार हो चुकी है। सिंपल से समझ जाइएगा, हमारा शरीर है, अगर हमको कोई बीमारी लग गई, मान लो टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, तो हम एक ट्रीटमेंट लेते हैं। एक समय ट्रीटमेंट करने के बाद, पूरे डोजेस लेने के बाद में हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। वैसे ही समझिएगा क्यों इसको ट्रीटमेंट बोला जा रहा है, हमारी मिट्टी जो है वो बीमार हो चुकी है, अगर एक प्रॉपर हम उसका ट्रीटमेंट कर दें तो मिट्टी की ही जो क्षमता है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, उत्पादन की जो क्षमता, मिट्टी की स्वयं की जो क्षमता है वो वापस आ जाएगी। एक समय के बाद में अलग से उसको कुछ भी खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो खाद नहीं है, एक तरीका ट्रीटमेंट है हमारी बीमार मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए। इसमें सबसे पहला और सबसे शानदार प्रोडक्ट है भू अस्त्र। ठीक है, अब समझ जाइए ये भू अस्त्र क्या है। सबसे पहले जब आप किसानों से पूछेंगे, जब भी किसान खेती करने जाते हैं, बोनी करने जाते हैं, तो सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है ना। अब खेत तैयार कैसे किया जाता है, ये सवाल आप किसानों से ही कीजिए, तो वो बताएंगे कि भाई पहले जुताई करते हैं, है ना, फिर रोटावेटर चलाते हैं, फिर कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए उसमें धूप लगने के लिए छोड़ते हैं। अब उसके पीछे कारण पूछेंगे तो क्या है, मिट्टी में धूप लग जाए, जो कीटाणु है, जो वायरस है वो खत्म हो जाए, जो कचरा है वो खत्म हो जाए। लेकिन पूछिए क्या सही में होता है, तो किसान आपको खुद जवाब देगा। और आज भी इसमें बहुत सारे जो हैं वो किसान भाई हमारे कनेक्ट में, आप लोग कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या वो वायरस जो कीटाणु है ना, और मिट्टी में ही क्यों है, सोच के बताइए। जितने भी प्रकार के कीटाणु, जितने भी प्रकार के वायरस रहते हैं, उनका घर कहाँ होता है, क्या कोई पेड़ पे घोंसला बना के रहते हैं, घर कहाँ होता है, उन सबका घर मिट्टी ही होता है। ठीक है, और जब भी किसान बीज बोता है, बीज बोता है तो उसकी जड़ जो है, मतलब पौधे का कौन सा भाग जमीन के नीचे रहता है, जड़ वाला जो भाग है वो जमीन के नीचे रहता है ना। भूअस्त्र क्या है, भूअस्त्र एक तरीके का मिट्टी को सैनिटाइज करने का एक ट्रीटमेंट है। ये एक दानेदार फॉर्म में है, ग्रेनुअल फॉर्म में है, 2 किलो का ये पैकेट होता है, 1 एकड़ में 4 किलो यूज होता है, मतलब 1 एकड़ में 2 पैकेट की जरूरत होती है। जैसे ही इसको खेत में डाला जाता है, दानेदार फॉर्म में है, फेंकने वाली चीज है ना, स्प्रे करने वाली चीज नहीं है ये। या तो आप बीज के साथ भी इसको डाल सकते हैं, या बीज बोने के बाद 45 दिन तक का समय रहता है भू अस्त्र को डालने का। जैसे ये ग्रेनुअल दाने जो है वो खेत में डाले जाते हैं, उसके बाद पानी चलाया जाता है। जैसे ये दाने पानी के संपर्क में आते हैं, उसमें एक प्रकार की दवाई रिलीज होती है, और मिट्टी के एक बहुत बड़े भाग को ये दवाई जो है वो कवर करती है ना। जैसे इसमें पानी चलाया जाता है, पानी के संपर्क में आके, पानी के साथ मिल के पौधे की जो जड़ रहती है ये इसको पूरे तरीके से कवर कर लेती है, जड़ को। और जैसे जैसे वो जड़ें बड़ी होती जाती हैं, ये उस जड़ को पूरे तरीके से कवर करती है, और अगले 120 दिन तक उसकी जड़ों में चिपकी रहती है। ठीक है, इसलिए अगर आप गेहूं की खेती, धान की, चना बटरा की खेती करते हैं तो ये केवल एक ही बार यूज करने वाली चीज है, क्योंकि अगले 120 दिन तक जड़ में चिपकी रहेगी। लेकिन अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना जो है वो 9 से 10 महीने की फसल है, तो गन्ने में इसको 2 बार यूज करना पड़ता है, एक बार शुरुआत में और एक बार 3 से 4 महीने के बाद में वापस। अब ये काम क्या करता है, सिंपल समझ जाइएगा, जितने भी प्रकार के कीट कीटाणु ना, अलग अलग प्रकार की चीजें रहती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, टर्माइड होते हैं, कटवर्म्स होते हैं, रात को आवाज करने वाले, ठीक है, स्नेल्स होते हैं, व्हाइट ग्रेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीट और कीटाणु होते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। ये काम क्या करते हैं, सिंपल समझ जाइएगा। जैसे किसान बीज डालता है, फसल होना शुरू होती है,
जड़ जो रहती है ना, ये सारे कीटाणु आके उस जड़ को खाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ये जड़ में लगते हैं, पौधे की जो सफेद जड़ है उसको खा जाते हैं, और जड़ खाने के कारण पौधा बोना रह जाता है, मर जाता है। और ये किसान को भी नहीं पता रहता कि उसके कितने सारे बीज, कितने सारे पौधे को वो कीटाणु जो है उन्होंने खत्म कर दिया। इस चक्कर में हर किसान जो है वो खूब सारे बीज डालता है। उसको भी पता है कि 100-200 अगर कीड़े ने खा भी लिए तो कम से कम बाकी जो है वो होंगे, मतलब जितने बीज की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बीज जो है उसको ज्यादा डालना पड़ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कीड़े खाएंगे, है ना। अगर भूवस्त्र खेत में डला है तो जड़ पूरी प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे ही किसी भी प्रकार का कीड़ा उसकी जड़ को टच करने की कोशिश करेगा, उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होगा। जैसे ही वो टच करने की कोशिश करेगा, जबड़ा उसका लॉक हो जाएगा, किसका, कीड़े का, ठीक है। जबड़ा लॉक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज उसको होगा, तुरंत वो लकवा लगेगा, उसके शरीर से डिहाइड्रेशन मतलब पानी जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। मतलब कीड़ा जो है, किसी भी प्रकार का कीटाणु वायरस जो है वो मिट्टी में ही वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन भूअस्त्र उन कीड़ों को कुछ भी परेशान नहीं करता जो किसान मित्र होते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ जो है वो किसान मित्र जीव है, और केचुआ कभी भी पौधे की जड़ को नहीं खाता। केचुआ जो है वो मिट्टी को खाता है ना, और जो गिरी हुई पत्तियां रहती हैं केचुआ उसको खाता है। तो किसान मित्र जीव है, उनको भूअस्त्र कुछ भी नुकसान नहीं करता। दूसरा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ये वापस लेके आता है, ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का भी काम करता है। दूसरी चीज, जड़ को ग्रोथ देने का काम करता है। मतलब समझिए, किसी भी पौधे की जड़ अगर मजबूत है, बहुत ज्यादा गुच्छेदार है, बहुत अच्छे तरीके से फैल रही है, तो जाहिर सी बात है कि पौधा मजबूत होगा, ठीक है। अब अपन अगले प्रोडक्ट की इसमें बात करें, ग्रो मैजिक, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और एक चीज मैं और बता दूं, भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये शानदार चीज जो है ये हमको मिली हुई है। अब समझिएगा, जब भी आप किसान को बताते हैं तो वो कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, है ना, तो उसका कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। हमने कहा कि भारत का पहला नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो जैसे ही नैनो की बात आती है तो अभी मार्केट में चल रहा है नैनो यूरिया, तो वो उससे कंपैरिजन करने लगता है। तो क्लियर करना कि अपन नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीक, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक लेके आ रहे हैं कि आने वाले समय में 1 एकड़ में एक टेबलेट फेंकना पड़ेगा और पूरे 1 एकड़ का काम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ पहला प्रोडक्ट है जो हमारे पास है। ग्रो मैजिक, जैसा नाम है वैसे ही काम है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ठीक है। दिखने में ये 100 ग्राम का पैकेट है, लेकिन अगर मैं इसके काम की बात करूं तो 5 बोरी यूरिया, 5 बोरी डीएपी की ताकत ये छोटा सा पैकेट रखता है। स्प्रे करने वाली चीज है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम इस्तेमाल होता है। मतलब 100 लीटर पानी में 100 ग्राम। 100 लीटर पानी में लगभग किसान का अगर 15 लीटर का जो पानी का डब्बा रहता है तो 7 डब्बे कम से कम बनेंगे। और 100 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है स्प्रे करने के लिए। मतलब ये जो 100 ग्राम का पैकेट है ये 1 एकड़ जो है खेत के लिए है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, इसका इस्तेमाल 2 बार किया जाता है ना। इस्तेमाल इसका, भूअस्त्र मैंने बताया कि 1 बार इस्तेमाल होता है, ग्रो मैजिक जो है वो 2 बार इस्तेमाल होता है। पहले काम समझ लीजिए कि ये काम क्या करता है। जैसा इसका नाम है ग्रो, ग्रो मतलब ग्रोथ के लिए, ठीक है, पौधे की ग्रोथ के लिए ये काम करता है। सिंपल समझिए कैसे, अगर एक खेत में डला है यूरिया, आपके खेत में डला है ग्रो मैजिक, यूरिया असर दिखाने में 21 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है तो 7 दिन में ही उस खेत की रंगत जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पत्तियां जो है वो लंबी और चौड़ी होंगी, और जब पत्तियां लंबी चौड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, पौधा ज्यादा भोजन बनाएगा और ज्यादा स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज, ये लंबाई में ग्रोथ करने का काम करता है, ठीक है। लंबाई में ग्रोथ करने का मतलब एक गठान से दूसरे गठान के बीच की जो लंबाई होती है ये उसको तेजी से बढ़ाता है। दूसरा, शाखा को बढ़ाता है ना, और फूलों की संख्या को बढ़ाता है। अगर आप देखिए, किसान से खुद पूछें, हर पौधे में 2 प्रकार के फूल आते हैं, एक होता है नर फूल, एक होता है मादा फूल। नर फूल जो रहता है वो झड़ जाता है, मादा फूल फलों में कन्वर्ट होता है। अगर ग्रो मैजिक जिस फसल में डला हुआ है तो नर फूल भी मादा फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब फूलों की संख्या बढ़ेगी, है ना, तो फलों की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरी चीज, जिस खेत में अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है तो उस फसल में
कनखों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। मतलब शुरुआती दौर पे अगर ग्रो मैजिक डाल दिया गया है तो कनखे, ब्रांचेस जिसको कहते हैं, ब्रांचेस जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, मंडला में आप ही लोगों के एरिया में ढेर सारे हमारे रिजल्ट हैं। अगर आप अभी काश्तकार से पूछे, किसानों से पूछे कि भैया आपने गेहूं बोया है ना, आपके गेहूं में जिस पद्धति से आप गेहूं अगर बो रहे हैं तो आपके गेहूं में कितने ब्रांचेस आते हैं, तो वो साफ कहेगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे जो चीज सुनने को मिली है, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा 2 से 3। बहुत अच्छी कोई खेती करता है तो बोलेगा 6 से 7। बहुत कॉन्फिडेंस से कोई खेती करता है तो बोलेगा 10 से 12। ये बहुत आखिरी लिमिट है ना, जबकि इतना भी नहीं बोलते, हमारे एरिया में 2 से 3 बोलते हैं। लेकिन बहुत अगर कोई बोलेगा तो 10 से 12। ग्रो मैजिक के हमको और आपको ऐसे रिजल्ट मिले हुए हैं, जस्ट जो रिजल्ट खेत में अभी भी दिखाई दे रहा है, जिस खेत में अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है तो उसी गेहूं की फसल में 28 से 30 तक ब्रांचेस आई हुई है। 28 से 30। अब साइंस समझिएगा, अगर ब्रांचेस बढ़ी हैं तो सीधी सी बात है कि बालियों की संख्या बढ़ेगी, है ना। बालियों की संख्या बढ़ेगी मतलब 50% किसान की उपज हमने यहाँ पे बढ़ा दी। बालियों का साइज बढ़ेगा मतलब बालियां जो है वो लंबाई में बढ़ेंगी। ठीक है। एक और बहुत जरूरी चीज नोट करने वाली, आप किसी भी किसान से पूछे, चाहे वो धान की बाली हो चाहे गेहूं की बाली हो, बालियों के ऊपर का जो 20% भाग रहता है वो नहीं भरता। दिखता तो है लेकिन वो खाली रहता है। अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है तो बालियां जो है वो ऊपर से नीचे तक पूरी दाने से भरी होंगी। ठीक है। मोटे दाने की बालियां अलग दिखाई देंगी और अभी खेत में बकायदा दिखाई दे रही है। तो 20% जो यहाँ किसान का मार खा रहा था वो भी ग्रो मैजिक ने कवर कर दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि उपज 1.5 से 2 गुना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। उपज बढ़ी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑयल कंटेंट बढ़ता है ना। बहुत सारे लोग जो सोयाबीन की खेती करते हैं, राई की खेती करते हैं, तो जिस खेती में अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है मतलब ऑयल कंटेंट बढ़ेगा। अल्कलाइट कंटेंट जो है वो बढ़ता है। अल्कलाइट कंटेंट मतलब मिर्ची में जो तेजपन होता है, जो झार होता है। फलों में शक्कर की मात्रा बढ़ती है मतलब मिठास बढ़ती है। फलों में, सब्जियों में कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है मतलब ज्यादा दिन तक रखने पर भी वो सुरक्षित रहेगा। चमक बढ़ती है, टेस्ट बढ़ता है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी से 4 महीने पहले हम लोग बोलते थे कि टेस्ट बढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनिक दाने का टेस्ट लिया होगा। ठीक है। इंडिया एग्रो ब्रांड का, मतलब मैंने जो पर्सनल लिया है। ठीक है। जिस सब्जियों में अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है, आप उन सब्जियों का स्वाद देखिए। जिस दाने में अगर ग्रो मैजिक डला हुआ है, आपको मार्केट की चीजें फिर पसंद नहीं आएंगी, है ना। मतलब मुझे तो कसम से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, आज इतनी बड़ी उम्र हो गई मार्केट की चीजें खा खा के, जब पहली बार ग्रो मैजिक की लौकी खाई थी, लौकी, तो समझ में आया यार इतने दिन से तो अपन भूसा खा रहे थे। रियल में जो ऑर्गेनिक दाने का स्वाद रहता है वो कमाल का रहता है। ठीक है। तो ऐसी ताकत है तो कम से कम अच्छा खाने की कोशिश कीजिएगा। सुगंध बढ़ती है। ठीक है। वेट बढ़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजों में अंतर आता है ग्रो मैजिक से। और अपन आगे बढ़े, एमआई स्प्रे कमाल की चीज है। अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आप किसान हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो हर किसान के घर में, उसकी अलमारी में, ठीक है, ये होना ही चाहिए। एमआई स्प्रे एक ऐसी चीज है। काम क्या करता है, आप किसान से अगर पूछेंगे, जब भी किसान कोई दवाई खेत में डालता है, खरीद के जब लेके आता है, तो दुकानदार उसको एक सलाह देता है कि भैया अगर इतनी महंगी दवाई डाल रहे हैं तो कम से कम चिपकू उसमें डालिए। चिपकू, हर किसान जानता है कि चिपकू क्या होता है। ठीक है। ये जो एमआई स्प्रे है, ये असल में चिपकू नहीं है। ये चिपकू के पिताजी भी नहीं, कहेंगे दादाजी। ठीक है। चिपकू जो होता है, चिपकू के ये दादाजी। कैसे समझिएगा, चिपकू जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ चिपकाने का काम करता है ना, स्टिकर का। एमआई स्प्रे जो है वो चिपकाने का काम तो करता ही है, साथ में स्प्रेडर मतलब फैलाने का काम करता है। कम मात्रा को ज्यादा सतह में फैलाने का काम करता है, क्योंकि पत्तियां जो रहती हैं वो ऐसी लगी रहती हैं, कोई भी दवाई ऊपर ऊपर जाती है। लेकिन अगर एमआई स्प्रे डला हुआ है तो ऊपर से नीचे तक वो ऐसे फैलाने का काम करता है एमआई स्प्रे। पेनिट्रेटर का काम करता है, मतलब पौधों की सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस दवाई को अंदर उसमें सोखने का काम करता है। पौधे के अंदर तक उस दवाई को ले जाने का काम करता है। एक्टिवेटर का काम करता है, मतलब किसी भी दवाई को ज्यादा लंबे समय तक एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरी चीज रिएक्टर का काम करता है। रिएक्टर मतलब समझिए, जब किसान को जरूरत पड़ती है तो वो कई प्रकार की अलग अलग दवाइयों को एक ही डिब्बे में डाल के स्प्रे कर देता है।
है ना। और उसका नतीजा ये रहता है हर दवाई का, हर प्रोडक्ट का गुणसूत्र जो है वो अलग अलग रहता है। सारी चीजें मिलके कुछ और ही रूप ले लेती हैं और उसका रिजल्ट भी कुछ और निकल जाता है। अगर एमआई स्प्रे डला हुआ है तो एक ही डिब्बे में अगर किसान ने 2-3 दवाइयां भी डाली हुई हैं तो ये रिएक्टर का काम करेगा, मतलब हर दवाई को अपने ही गुणसूत्र में बनाकर रखेगा। वो सब मिलके कुछ और अलग रूप नहीं लेंगी, हर दवाई अपने अपने हिस्से का काम करेगी। पॉलिनेटर का काम करता है। जिस खेत में अगर एमआई स्प्रे का छिड़काव हुआ है मतलब वहां पे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी। मधुमक्खियों की संख्या अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है परागण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। परागण की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो फूलों की संख्या ज्यादा होगी, और फूलों की संख्या ज्यादा होगी तो फलों की संख्या ज्यादा होगी। और अपन आगे चले, एमआई प्राउड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एमआई प्राउड, और रियल में ये इस संस्था को, हर किसान को प्राउड करवाने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है। एमआई प्राउड का काम अगर देखें, है ना, तो खेतों में बहुत प्रकार की फफूंद जो रहती है ना, फफूंद की अगर बात करें, फंगस की, अगर आप मार्केट में देखें 170 प्रकार की फंगस होती है और मार्केट में उतने ही प्रकार की दवाइयां होती है ना। किसान के पास में समस्या ये रहती है कि अगर उसके खेत में किसी प्रकार की फंगस लगी हुई है, चाहे वो फूलों में लगी है, चाहे वो जड़ में लगी है, चाहे तने में लगी है ना, अगर किसी भी प्रकार की फंगस लगी है तो पहले किसान को पहचानना पड़ता है कि ये कौन से नंबर की फंगस है, 1070 में से ये कौन से नंबर की फंगस है, और उसी फंगस की दवाई मार्केट से लाना पड़ता है। अगर सेम दवाई मिली तब तो उसको उस दवाई से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फंगस कोई और है और दवाई कोई और है तो कुछ दिन असर दिखेगा और वापस उसकी फसल जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगी। एमआई प्राउड के साथ किसान को पहचानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी फंगस है, आंख बंद करके वो एमआई प्राउड का इस्तेमाल करे, पूरे खेत में छिड़काव करे। ठीक है। 1 लीटर पानी में 2 ml, मतलब 500 ml प्रति लीटर स्प्रे करने वाली चीज है। एमआई प्राउड का छिड़काव करके किसी भी प्रकार की फंगस हो, मैंने बताया कि चाहे पत्तों में लगी हो, चाहे फूलों में लगी हो, चाहे फलों में लगी हो, चाहे जड़ों में लगी हो, किसी भी प्रकार की फंगस है स्प्रे कर दे, फंगस से वो हमेशा के लिए निजात पा जाएगा। पहचान कैसे होती है फंगस की? पत्तियां सफेद या पीली जो दिखती हैं, है ना, मौसम के कारण माहू लगती है, आपने देखा होगा सेमी में, सब्जियों में माहू एक तरीके की लगती है ना, हम देसी भाषा में बोलते हैं, वो एक तरीके की फंगस ही है, वहां पे एमआई प्राउड काम आता है। और एक शानदार प्रोडक्ट की बात करें अपन, एमआई वीर, समझिएगा, फसल आते आते तक, है ना, बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, किसान की बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी लागत जो है वो बर्बाद हो जाती है। किस प्रकार के कीड़े होते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। भेदी चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, काटने वाले, छीलने वाले कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, छेद करने वाले कीड़े होते हैं, कई कीड़े जो फलों में लगते हैं, कई कीड़े जो फूलों में लगते हैं, पत्तियां काट काट के गिराते हैं, फसल की बालियां काट काट के गिराते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एमआई वीर का छिड़काव कर दीजिए, किसी भी प्रकार के कीड़े हो निजात आप पा जाएंगे। 1 एकड़ 500 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, एमआई वीर के कंपैरिजन में मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं है। मार्केट में आप पूछेंगे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं आपको अलग अलग कीड़ों के लिए, लेकिन एमआई वीर का जो काम है इसके कंपैरिजन में मार्केट में आप दिया लेके भी ढूंढेंगे तो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला। और अपन आगे चले, ऑलिव। ठीक है। ऑलिव की अगर बात करें तो ये ऑल ओवर सब करता है। जैसे 95 की अगर अपन बात करें, है ना, जैसे 95 200 प्रकार की बीमारियों से लड़ता है, ओवरऑल पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, वैसे ऑलिव जो है ये पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मिट्टी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिंपल समझिए काम क्या करता है, पौधे की ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाता है, रूट डेवलपमेंट का काम करता है, जड़ों को विकसित करने का काम करता है, तनों में फुटाव बढ़ाने का काम करता है, पौधों की हाइट बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें जो है ऑलिव से पौधों को मिलती है। कहाँ यूज करना है? अभी अगर जस्ट मैं मार्केट बताऊं, है ना, अगर आप श्रीधाम से हैं, अगर आप नरसिंहपुर से हैं, तो अभी इस समय वहां पे फसल काटी जा रही है और तत्काल रूप से वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो मूंग बोएंगे, कोई उड़द बोएंगे, कोई सोयाबीन बोएंगे। ठीक है। ऑलिव जो है, अगर जो दालों को बोते हैं, दलहन फसल को, तो उस किसान को खुद पता है कि फिर हमारे पौधे में बहुत सारे जो है वो तत्वों की जरूरत पड़ती है, मार्केट से बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार की खरीद के लाते हैं।
सारी चीजें एक ही प्रोडक्ट ऑलिव में आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, क्लोरीन, आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर। ठीक है, ये सारी चीजें जमीन को भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है और साथ में आपके पौधों को भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। ठीक है, जड़ों को इतना मजबूत करता है कि ये सारे तत्व जमीन से खींचने का काम करता है। सारे न्यूट्रिशियन जो है वो पौधों को मिलते हैं और जमीन में वाटर होल्डिंग का काम करता है। और अगर आप बात करें जैसे पोटेशियम की कमी से छोटे छोटे फल जो हैं वो गिर जाते हैं, इस कमी को रोकता है। साथ में पेड़ को मजबूत बनाता है, फलों को मजबूत बनाता है, फूलों को मजबूत बनाता है। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया का पहला एग्रीकल्चर का ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे काम करता है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसकी ताकत हमारे पास में है। ठीक है, तो ओवरऑल सारी ग्रोथ के लिए जो है वो ऑलिव काम करता है। अब इसके बाद बात करूं कि अपनी उपज को बढ़ाने के साथ साथ, है ना, हम अपने क्षेत्र में व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, ये तो सारे प्रोडक्ट की बात हो गई। आप खुद मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर आप किसान हैं, अगर आप काश्तकार हैं, या आप किसी भी किसान से पूछें, ठीक है, तो क्या लगता है इन चीजों की जरूरत लोगों को है? आप खुद जवाब दीजिए, क्या इन चीजों की जरूरत हमारे किसानों को, है ना, हम लोगों को है? लेकिन अब बात आती है कि हाँ, चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिलती कहाँ है? लेकिन मिलती कहाँ है? उसी काश्तकार से आप पूछिए, किसान से पूछिए कि आप मार्केट में दिया लेके ढूंढ लीजिए, क्या ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट आपको किसी दुकान में मिलते हैं? नहीं मिलते, है ना। जब इतने ही अच्छे हैं तो फिर दुकान में क्यों नहीं मिलते? अब मैं यहाँ थोड़े से व्यवसाय पे आ रही हूँ ना, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब इतने ही अच्छे हैं तो आसानी से मिलना चाहिए ना, फिर क्यों मार्केट में नहीं मिलते? बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं है। क्यों हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से लोगों तक इन चीजों को पहुंचाना पड़ रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब समझिएगा कैसे मार्केट की अगर मैं बात करूं, है ना, कि ये चीजें मिलती कैसे हैं, समझिएगा। चाहे ये प्रोडक्ट हो या दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी चीज हम खरीदते हैं, सुबह से मंजन से लेकर रात में सोते सोते तक, दवाइयां हो गई, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, है ना, कोई ना कोई कंपनी रहती है जो उन चीजों को बनाती है, निर्माण करती है। मतलब एक होती है निर्माता एजेंसी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे भारत में मार्केट कैसा चलता है, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। एक होती है निर्माता एजेंसी जो चीजों को बनाती है, हम रहते हैं ग्राहक जो चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, असल में मार्केट में केवल इन्हीं दोनों लोगों का काम होता है। लेकिन हमारे देश में मार्केट की बहुत बड़ी विडंबना है कि जो निर्माता है ये कभी ग्राहक के पास नहीं जाता, है ना, और ग्राहक जो है वो कभी निर्माता के पास नहीं आता। ग्राहक तक या हम तक कोई भी चीजें पहुंचती कैसे हैं? निर्माता एजेंसी बनाती है, उससे लेते हैं कौन? सीएंडम एजेंट, है ना, उससे लेते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर रिटेलर, और फिर जाके वो चीजें हमारे पास आती हैं, मतलब ग्राहक के पास आती हैं। ऐसे ही चलता है मार्केट। इन चीजों का नहीं, किसी भी चीज का मार्केट हमारे देश में ऐसे ही चलता है। अब समझिएगा, ये जो सारे बीच में जो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना लाइन से, ये बहुत बड़े बड़े लखपति और करोड़पति हैं जिन्होंने अपने धंधे में लाखों रुपए लगाया है। सबने अपना अपना परसेंटेज निकाला और 2 रुपए की चीज हो गई 20 रुपए में। मतलब समझिए मार्केट ऐसा ही होता है, इन सबने पैसा कमाया, गया किसके जेब से? ग्राहक, है ना। और ग्राहक कौन है? हम ही लोग हैं। सिंपल समझिएगा। सिर्फ ग्राहक भर नहीं, ग्राहक भर नहीं, बीच में एक और बड़ी चीज होती है जिसको कहा जाता है विज्ञापन। किसी भी चीज की जानकारी कैसे होती है? विज्ञापन देखने से, है ना। और टीवी में ऐड आता है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी को ऐड करते हुए, नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन भगाओ। क्या लगता है जो विज्ञापन करते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, क्या खुद नवरत्न तेल लगाते होंगे? उनका साबुन भी विदेश से आता है, हमको भी पता है कि लगाते नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बोलने का उनको लाखों रुपए मिल रहा है। सही है, इसलिए वो कह रहा है। सिंपल समझ जाइएगा, यही है मार्केट हमारे देश में। ये सारे प्रोडक्ट और ये संस्था भी अगर चाहती, है ना, तो निर्माता निर्माण करने के बाद, मतलब इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के बाद सीएनडम एजेंट
के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम तक वो चीजें पहुंचती, और हम हर किसान मार्केट में जाके झक मार के इन्हीं प्रोडक्ट को खरीदता और अपने खेतों में डालता। लेकिन ये आसानी से क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्होंने इस रास्ते को नहीं अपनाया। ठीक है, इन्होंने ये जो ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा है, इन्होंने इस रास्ते को नहीं अपनाया। इन्होंने कहा कि जब व्यापार में ग्राहक ही भगवान होता है ना। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट देखेंगे तो लोग क्या कहते हैं, व्यापारी कहता है कि ग्राहक ही भगवान है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में देखेंगे तो उसी भगवान को लूट लूट के सब रईस बन रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा, इसमें किसी एक व्यापारी की गलती नहीं है, मार्केट ही ऐसा चल रहा है ना। इन्होंने कहा कि जब ग्राहक ही भगवान है, इन चीजों की जरूरत जब ग्राहक को ही है, तो क्यों ना इन चीजों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाए। ठीक है, जिसको कहा जाता है सीधा व्यापार योजना, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल। अब डायरेक्ट सेल क्या है, सिंपल समझ जाइए। यहाँ पे भी निर्माता एजेंसी है जो चीजों को बना रही है, यहाँ से चीजें सीधे आती हैं किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास में, और इसके बाद यहाँ से सीधे चली जाती हैं ग्राहक के पास में। फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा कि अगर डायरेक्ट चीजें ग्राहक को मिली है ना, तो जो बहुत सारे लोगों का जो परसेंट जा रहा था, होलसेलर का, रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, वो परसेंट बचा। इसका मतलब ग्राहक को सीधा फायदा होगा, जो चीजें यहाँ से मिलेंगी वो लगभग लगभग 30 से 40% डिस्काउंट में मिलेगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, इन्होंने कहा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब विश्वास हो जाए तो किसी का भला कर दो। ठीक है, और इन्होंने एक मौका दिया कि इस सीधे व्यापार योजना में ग्राहक अगर चाहे तो ग्राहक भी व्यापारी बन सकता है, और बिना बड़ी लागत लगाए लाखों का व्यापार वो सिर्फ ग्राहक बन के कर सकता है। तो ग्राहक को साथ में एक और अवसर मिला कि उसे एक बड़ा व्यापारी बनने का मौका भी मिल रहा है। अच्छी चीज समझिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट में कचरा भी बिक जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पे इन चीजों के बारे में हमको कौन बताता है? अगर आप इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, अगर आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इस व्यवसाय के बारे में, इन प्रोडक्ट के बारे में आपके किसी ना किसी जान पहचान वाले ने आपको बताया। और कब बताया? जब उसने इस्तेमाल किया, उसको विश्वास हुआ, तब उसने आपको प्रमोट किया। ठीक है, सिंपल समझ जाइएगा, सीधा व्यापार योजना में कचरा कभी नहीं बिक सकता, क्योंकि ना आपने एक्टिंग की क्लास ली है और ना मैंने एक्टिंग करना सीखा है। जब कोई चीज हमको अच्छी लगेगी तो ही हम उसको अच्छी बता सकते हैं। ठीक है, तो सीधा व्यापार योजना में जो भी चीजें आएंगी, मजबूरी है कि क्वालिटी अच्छी होगी ही होगी। तो ये सारे फायदे जो है यहाँ पे ग्राहक को मिलते हैं, और प्रोडक्ट के साथ, अच्छे उत्पादन के साथ एक बड़ा व्यापारी बनने का मौका भी मिलता है। ठीक है, अब अगर व्यवसाय की बात करूं तो कैसे ये व्यवसाय शुरू होता है? सीधी बात समझिए, यहाँ पे अधिकार व्यापार करने का किसको है? ग्राहक को। ठीक है, तो अगर व्यापार में इंटरेस्टेड है तो हमको क्या बनना पड़ेगा? यहाँ पे ग्राहक बनना पड़ेगा। और ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार होता है? भाई जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उसको हम निकाल के देते हैं और उससे पैसा लेते हैं। एक हाथ पैसा दिया, दूसरे हाथ उसको प्रोडक्ट दिया, रिश्तेदारी यहीं पे खत्म। ठीक है, तो हम भी अगर ग्राहक हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं कि भाई जो आपके काम की चीज है आपने ले ली और उसका पैसा आपने हमको दे दिया, और पक्के बिल के साथ हमने आपको जो है आपका प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहली इनकम यहाँ पे शुरू होती है। अगर आप ग्राहक हैं, आपने रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, ठीक है, तो 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं इस पूरे प्रोडक्ट की ना, पूरे ट्रीटमेंट की, तो ये चार्ट अगर आप देखेंगे, 1 एकड़ में भूअस्त्र 2 पैकेट लगता है, ग्रो मैजिक 2 लगते हैं, एमआई स्प्रे 2 लगते हैं, क्योंकि 2 बार ग्रो मैजिक डालेंगे तो 2 बार एमआई स्प्रे। इस पूरी तालिका को आप देखेंगे, अगर वो ऑलिव का भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब पूरा ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिस्ट के हिसाब से अगर कर रहा है, तो 1 एकड़ में जो खर्चा आता है ना, टोटल अगर आप खर्चा देखेंगे तो इसका एमआरपी रेट जाता है 8,350 रुपए। लेकिन अगर आपने ग्राहक बनने के साथ एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया जो बिल्कुल फ्री होता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, और एक फॉर्म भरना पड़ता है। एक फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, दूसरा फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको लगभग लगभग 30 से 40% डिस्काउंट में मिलेंगे, वो सिर्फ एक बार नहीं, जीवन भर। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जिसको दे देंगे उसको डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा प्रोडक्ट आता है डिस्काउंट रेट में 6,680 रुपए में। ठीक है, अब पहली इनकम एक ग्राहक की यहीं से शुरू हो जाती है,
कि आपके रजिस्ट्रेशन पे आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं 20 से 30% डिस्काउंट पे। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप देंगे एमआरपी रेट में, ठीक है। दोनों के बीच का मार्जिन, हर प्रोडक्ट का यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है कि भूअस्त्र में बच रहा है 275 रुपए, इसी तरह ग्रो मैजिक में 360 रुपए, एमआई स्प्रे में 100 रुपए, ऑलिव में 200 रुपए, ठीक है। रिटेल अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 1 एकड़ का सेट बनाने में 1670 रुपए। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि नहीं नहीं महंगा है, हाँ बिल्कुल महंगा है, आपको भी बोलना है कि बिल्कुल महंगा है। क्यों महंगा है? पहली चीज तो क्वालिटी है, लेकिन अगर आप उसको उपज का आकलन करवाएंगे, है ना, अगर आपकी 2 गुना नहीं, हम कह रहे हैं 1.5 गुना भी अगर उपज बढ़ रही है तो वो पैसा जो है वो यहाँ पे कवर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको ये खास चीज बता दें कि अगर आप चाहें तो ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री भी हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री। कैसे? सिंपल समझिए, आपने इस्तेमाल किया और अगर आपने सिर्फ 4 लोगों को प्रमोट कर दिया, सिर्फ 4 लोगों को, ठीक है, 4 लोगों को, 4 लोगों को अगर 1-1 एकड़ में ये प्रोडक्ट आपने यूज करवाया, ठीक है, तो 1670 के हिसाब से 4 लोगों में जो उसका मार्जिन बचेगा वो बच रहा है 6680, यानी 1 एकड़ का उसको पूरा प्रोडक्ट एकदम फ्री पड़ गया, ठीक है। अगर इस हिसाब से गुणा गणित लगा के देखेंगे तो बिल्कुल फ्री। अब एक बड़े व्यापार की अगर मैं बात करूं ना, रिटेल प्रॉफिट सीधे हर व्यापार जो है वो परसेंटेज पे चलता है, अप टू 30% मार्जिन जो है वो शुद्ध बचत आती है। सीधी सी बात, जैसे जैसे टर्नओवर होगा वैसा वैसा रिटेल मार्जिन बढ़ेगा। 10,000 का अगर रिटेल हो रहा है तो 3,000 के लगभग शुद्ध बचत। टर्नओवर बढ़ा, 1 लाख का अगर रिटेल हो रहा है तो लगभग लगभग 30,000 की बचत। 10 लाख का अगर रिटेल हो रहा है तो 1 लाख की 3 लाख की बचत। 1 करोड़ का अगर रिटेल हो रहा है तो 30 लाख की शुद्ध बचत यहाँ पे आती है, ठीक है। ये हो गया रिटेल मार्जिन। अगर इसकी मैं बिजनेस पे जाऊं बड़े लेवल पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूंगी ना, क्योंकि लगभग लगभग डिस्ट्रीब्यूटर ही ज्यादा कनेक्ट है यहाँ पे। एक प्रेजेंटेशन हो गया जो आपको लोगों को करना है। अब यहाँ पे हम अपनी बात करें, हम घर की बात करें, क्योंकि आप सारे लोग जो हैं वो व्यापार से जुड़े हुए हैं, है ना। सिंपल समझ जाइए, जब हमने एग्रो ब्रांड में काम करना शुरू किया था तो बार बार डॉक्टर सम्राट सर, बार बार हमारे सीनियर और बार बार मैं खुद आपको एक बात कह रही थी, है ना, कि वो बिजनेस अलग था, ये बिजनेस अलग है। वो खेल था क्रिकेट का, ये खेल है कबड्डी का, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में आया, जिन लोगों ने अपनी जर्नी जो है वो एग्रो ब्रांड के साथ स्टार्ट कर दी। कुछ लोग बीच बीच में डामाडोल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये व्यवसाय कैसे शुरू होता है, या जो हमारे बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग कैसे एक बड़े लेवल पे बड़ी इनकम में जा सकते हैं, ठीक है। एक्टिव इनकम और साथ में उसी इनकम को पैसिव तरीके से कैसे लेके जा सकते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मान लीजिए आप एक काश्तकार है ना, आपको ये व्यवसाय शुरू करना है, आपने सारी चीजें समझी। जब भी आप किसी किसान से बात करो, आप उनसे खुद बोलो भैया पूरे में करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको देखना है तो आप अपनी बाकी की खेती में अपने तरीके से कीजिए, सिर्फ 1 एकड़ में हमारे तरीके से करके देख लीजिए। हर किसान जो है वो तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट यूज करने के लिए तो हर किसान तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप व्यापार की आपने बात कर दी, तो आपने कहा कि भैया यूज तो कर रहे हैं, साथ में एक सेट आप और रखिए, एक अपने यूज करने के लिए और एक अपने गांव में दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। मतलब लगभग 2 एकड़ का जो है वो प्रोडक्ट उसने रखा। लगभग लगभग 10,000 की खरीदी उसकी हुई और 10,000 में जो है उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई। आईडी एक्टिवेट का मतलब समझना, अगर आप सिर्फ ग्राहक थे तो आपको एक इनकम हो रही थी, रिटेल इनकम। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, तो एक दूसरी इनकम के भी आप हकदार हो जाते हैं, जो सिर्फ बेचने पे नहीं आती है, खरीदने पर भी आती है। अब यहाँ मैं 2 इनकम की बात कर रही हूँ। एक हो गई रिटेल इनकम, मतलब बेचने वाली इनकम। यहाँ पे जो इनकम की मैं बात कर रही हूँ वो खरीदने वाली इनकम की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर बेचेंगे तो खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, ठीक है। तो अब संस्था देगी आपको खरीदने वाली इनकम। अब ये खरीदने वाली इनकम कितनी होती है और कितनी जा सकती है ना, या कैसे इसमें आप एक बड़ा व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अब आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा एक बड़े उद्योगपति वाला, ठीक है। चुटपुट ये जो है, ये बिजनेस की ताकत जो है वो चुटपुट करने से नहीं होगी। सबसे पहले माइंड सेट आपको करना पड़ेगा एक बड़े उद्योगपति वाला, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट साइज बता रही हूँ। हमको बहुत बड़ा वैज्ञानिक या बहुत बड़ा बिजनेस वूमेन वाला, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन वाला माइंडसेट की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं,
आपको पूछूं, ठीक है, मान लीजिए सुरेश भैया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, रमाकांत कुशवाहा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक चीज आप लोग सोच के बताइए, मार्केट साइज की मैं बात कर रही हूँ, आप जिस जगह में भी रहते हैं उस गांव का कुछ तो नाम होगा, कुछ नाम होगा। मैं सिर्फ एक गांव की बात कर रही हूँ जिस गांव में आप रहते हैं, ठीक है। अब उस गांव में अगर मैं पूछूं, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों की संख्या पर मत जाइए, है ना, यहाँ पे रकबे पे जाइए। अगर मैं उस गांव की बात करूं, चाहे मैं मंडला का नाम ले लूं, चाहे मैं श्रीधाम का नाम ले लूं, चाहे नरसिंहपुर का नाम ले लूं, 70% लोग खेती ही करते हैं, करते हैं। जिस गांव में अगर आप रहते हैं, है ना, हमारे यहाँ जो नियम चलता है कि भाई एक पंचायत है तो एक पंचायत में लगभग लगभग 2 से 3 गांव कनेक्ट होते हैं एक पंचायत में, है ना। आप किसी एक गांव में रहते होंगे और वह गांव भी किसी ना किसी पंचायत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप सोच के बताइए, अगर आप एक छोटे से गांव में रहते हैं तो उस गांव में कितने परिवार रहते होंगे, एक अंदाज मुझे बताइए। यहाँ पे आप कमेंट में जाके चैट करते जाइएगा, ठीक है। एक गांव में लगभग लगभग कितने परिवार होते हैं? कोई छोटा गांव होता है, कोई बड़ा गांव होता है ना। चलिए, नागवंशी जी ने कहा 500, 5,000, ठीक। मैं कह रही हूँ आप बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, मान लीजिए 100 परिवार ही हैं उस गांव में, लेकिन अगर पंचायत की बात करें तो लगभग 3 से 4 गांव उस पंचायत में कनेक्ट होंगे, है ना। ये हो गए परिवार की संख्या। लेकिन सोचिए, अगर 100 लोगों का भी परिवार है और अगर मैं रकबे की बात करूं, रकबे का मतलब होता है कितनी जमीन में खेती हो रही है। हर किसान के पास में, किसी के पास 2 एकड़ होगी, किसी के पास 5 एकड़ होगी, किसी के पास 20 एकड़ भी होगी, है ना। और श्रीधाम और नरसिंहपुर की बात करूं तो लोगों के पास तो 50-50, 60-60 एकड़ भी जमीन है। अगर उस गांव में मैं रकबे की बात करूं तो अंदाज लगाइए कितना रकबा होगा आपके गांव में, कितने एकड़ भूमि होगी, एक अंदाज। अगर 100 लोगों का परिवार है ना, तो लगभग लगभग 500 से 1,000 एकड़ टोटल अगर जोड़े तो 500 से 1,000 एकड़। और पंचायत की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 2,000 से 5,000 एकड़ एक पंचायत में, अगर 3 से 4 गांव कनेक्ट है तो, ठीक है। हमने शुरुआत की जस्ट, कुछ नहीं आता हमको, ज्यादा कुछ नहीं आता, अभी हमारा सीखने का टाइम चल रहा है, हम सीख रहे हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की सिर्फ एक गांव से, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लोगों को हमारी बात समझ में आई, समझिएगा, 2 से 3 लोगों को हमारी बात समझ में आई। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे अगर जाएंगे तो आप कस्टमर बेस तैयार करेंगे, ठीक है। साथ में अगर आप बिजनेस को बताएंगे, जो हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है, जो मार्केट से उसको नहीं मिल रही है, जो सिर्फ हम दे पा रहे हैं, है ना। अगर आपने बिजनेस की ताकत बताई कि भैया एक यूज कीजिए, एक रखिए लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा बहुत बड़ा गांव है, ज्यादा नहीं, एक गांव में या आपके गांव में किसी एक एक लोगों को समझ में आई चीजें, है ना। एक ने लिया 10,000 का प्रोडक्ट, एक ने लिया 10,000 का प्रोडक्ट, मैचिंग का 12% के हिसाब से, जिस प्रकार से हमारी संस्था इनकम देती है, एक बहुत छोटी सी इनकम की शुरुआत हुई 1,200 रुपए की, ठीक है। उस एक एक के साथ में, एक एक के साथ में अगर आपने उसकी एक टीम बनाने की शुरुआत की, टीम बनाने का मतलब समझना, एक होता है कस्टमर कस्टमर की टीम बनाना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बनाना, एक होता है बेचना, एक होता है बेचने वाले तैयार करना, ठीक है। दोनों बहुत अलग अलग गेम है, आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने 10 लोगों के साथ में इस व्यवसाय की शुरुआत की, मैं सिर्फ 2-3 गांव की बात कर रही हूँ, है ना। एक गांव से केवल 2 से 3 लोग या ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा 10 लोग, 10 लोगों ने पहले एक एक एकड़ में करके देखा, ठीक है। 10 लोगों ने एक एक एकड़ में करके देखा, मतलब 10 एकड़ में प्रोडक्ट लगा, 10 एकड़ में प्रोडक्ट अपना गया। अब सिंपल मुझे बताइए, किसान खुद समझदार है, 10 से 15 दिन में उसको रिजल्ट समझ में आ जाता है ना। अभी एक गांव से केवल 10 लोगों को समझ में आया, लेकिन जिस दिन उपज निकलेगी और जो निकल रही है, आप लोगों ने रिजल्ट देखा हुआ है, तो पूरे गांव को समझ में आएगा कभी ना कभी, ठीक है। कभी ना कभी पूरे गांव को समझ में आएगा, उन 10 को देख के बाकी के लोग भी कन्वर्ट होंगे, है ना। अगर 10-10 लोगों में ही ये प्रोडक्ट गया तो लगभग लगभग टर्नओवर जाता है 1-1 लाख का, ठीक है। 1-1 लाख का प्रोडक्ट गया मतलब इनकम गई 12,000। और सोचिए, जिस दिन उनको देख के
100 एकड़ में अगर प्रोडक्ट गया, मैं एकड़ की बात कर रही हूँ, किसी के पास में 10 एकड़ भी होता है, किसी के पास में 20 एकड़ भी होता है। जब 1 एकड़ में उसने यूज किया, उसको फायदा हुआ, तो वो अपनी बाकी की जगह में भी करेगा ना, अगर उत्पादन उसका बढ़ा तो। वही किसान आज 1 एकड़ में कर रहा है, अगली फसल में अगर उसके पास में 10 एकड़ है तो वो अपने पूरे 10 एकड़ में करेगा। ठीक है, जिस दिन 100 एकड़ आपने कवर कर लिया, अगर आपने 100 एकड़ कवर कर लिया तो टर्नओवर जा रहा है 10 लाख का ORG1, 10 लाख का ORG2, इनकम जा रही है आपकी 1,20,000। अब सिंपल समझिएगा, आपने 100 एकड़ में कवर किया इन 10 लोगों के साथ में, ठीक है, और जिस दिन आपने इनको मजबूत करके अपने जैसा बना दिया, मतलब 100 एकड़ कवर करने लायक इनको बना दिया, उस दिन ये गेम होगा लगभग लगभग 1,000 एकड़ में। अब 1,000 एकड़ बोलने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन कितने लोगों के साथ मिलके हो रहा है? 100 लोगों के साथ मिलके हो रहा है। मतलब आपके कितने हाथ तैयार है? 100 हाथ तैयार है। ठीक है, जिस दिन 1,000 एकड़ को आपने कवर किया, और मैंने क्या आपको रकबा बताया, एक पंचायत अगर आप देखेंगे तो एक पंचायत में 3 से 4, 4 से 5 गांव आ रहे हैं, रकबा आ रहा है 1,000 से 5,000 एकड़। मैं सिर्फ एक पंचायत कवर करने की बोल रही हूँ, और अगर आपने अपनी क्षमता से 2, 4, 5 पंचायत कवर कर ली तो सोचिए क्या गेम हो सकता है। ठीक है, मैं मुंडी की बात नहीं कर रही हूँ कि कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हुए, मैं रकबे की बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि ये गेम अलग है, वो गेम अलग था, वो क्रिकेट था, ये कबड्डी है। ठीक है, मैं 1,000 एकड़ रकबे की बात कर रही हूँ, वो भी 100 लोगों के साथ मिलके। पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। आज हमने जहां जहां भी इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, चाहे मंडला के डिस्ट्रीब्यूटर ने, चाहे गोटेगांव के, चाहे नरसिंहपुर में, हर जगह हमारे प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है। आज आप जाके खेत में देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट ने हमारे रिजल्ट दिया है। तो जाहिर सी बात है 1,000 एकड़ भी हम पहुंचेंगे। ठीक है, और जिस दिन 1,000 एकड़ पहुंचेंगे, मतलब टर्नओवर उस दिन होगा 1 करोड़ का, और 1 करोड़ मैचिंग जिस दिन होगा तो इनकम जाएगी 12 लाख। ठीक, और सबसे बड़ी चीज समझिएगा, जो किसान आज खेती कर रहा है, ये 1 करोड़ की मैं टर्नओवर की बात क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा बुद्धि विकसित करके समझिएगा, ये एक बार का गेम नहीं है। एक साल में 3 फसल आती है, पानी का साधन नहीं है तो एक साल में 2 फसल आती है। सही है, ये एक बार का गेम नहीं है, ये हर बार का गेम है। हर बार से मतलब समझना, अगर आपने कस्टमर बेस नहीं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बेस तैयार किया, तो ये सारा जो 1,000 एकड़ है वो रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब समझिएगा, किसान आज खेती करेगा, ये टर्नओवर आपके खाते में आएगा, कल उसके बच्चे करेंगे, परसों उसके बच्चे करेंगे, आज ये टर्नओवर आपके खाते में आएगा, आने वाले समय में आपके बच्चे के खाते में आएगा, आने वाले समय में उनके बच्चे के खाते में आएगा। समझ रहे हैं? इस धंधे में ये ताकत है, क्योंकि हम एग्रो ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, लीवर गेन हो सकता है कोई 2 महीने लेगा, 3 महीने लेगा, उसके बाद उसका लीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन खेती आज भी करेगा, 2 साल बाद भी करेगा, 4 साल की बात करेगा, वो करेगा, उसके बच्चे करेंगे, उसके बाद उसके बच्चे करेंगे। मार्केट साइज समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब ये सुनने में कुछ लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि करोड़ों की बात अपन कर रहे हैं। सिंपल कागज पेन में बैठ के हिसाब लगाइएगा, आप अगर इस ब्रांड में काम नहीं भी कर रहे, आप ही के गांव से, आप ही के पंचायत से ऑलरेडी इतना बड़ा टर्नओवर जा रहा है, जा रहा है, कहीं ना किसी रिटेलर के पास जा रहा है, करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है। ठीक है, अभी मैं नरसिंहपुर कुछ लोगों से मिली थी, बड़े बड़े काश्तकारों से, उन्होंने बताया कि एक सीजन में 3 लाख की खाद हम लोग लेके आते हैं, 3 लाख की। ठीक है, ऑलरेडी ये टर्नओवर जा रहा है, लेकिन किसके खाते में? किसी ना किसी रिटेलर के, किसी ना किसी होलसेलर के, मार्केट के ट्रेडिशनल पैटर्न पे जा रहा है। आपके गांव से तो वो टर्नओवर निकल रहा है, आपके घर से तो वो टर्नओवर निकल रहा है, लेकिन थोड़ी सी अगर बुद्धि विकसित कर लेंगे, इस ब्रांड की ताकत को समझ जाएंगे, मार्केट साइज को समझ जाएंगे, तो वही करोड़ों का टर्नओवर टर्न होके आपके खाते में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्षमता वैसी विकसित करना पड़ेगा। सिंपल समझ जाइए, करोड़ों का गेम है, लेकिन बुद्धि से उतना विकसित ना होने के कारण, क्योंकि हम अपने आप को आम आदमी समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे माइंडसेट रखना पड़ेगा एक बड़े उद्योगपति वाला। ठीक है, जैसे एक बड़ा उद्योगपति अपने डीलर को संभालता है, ठीक है, वैसे ही आपका जो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आने वाले समय का एक एक डीलर बनेगा, जो 100-100 एकड़ को कवर करेगा।
लेकिन आपको वैसा बनना पड़ेगा और उनको बनाने लायक आपको वैसा बनना पड़ेगा और उनको बनाना पड़ेगा वैसा। ठीक है, अब सिंपल बात समझ जाइए, ये सारा परसेंट आप लोगों को पता होगा जैसा मैंने बताया। अगर वैसा हो रहा है तो 12 लाख पे इनकम जा रही है ना। मान लो आधे फेल हो गए आधे पास हो गए तो भी 6 लाख पे इनकम जा रही है। एक आध परसेंट जो अभी की क्षमता के हम हिसाब से कर रहे हैं तो 12,000 इनकम हंस के लोगों की जा रही है। ठीक है, फायदे और नुकसान की अगर आप बात कर ले लास्ट में सारा कुछ बता के, फायदे बहुत सारे हैं भाई। तुमको व्यापार नहीं भी करना है अभी, अगर तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा है तो पहला फायदा जो तुमको ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिल रहा है 20 से 30% डिस्काउंट आज भी और जीवन भर के लिए मिल ही रहा है। दूसरा, अच्छी उपज, किसान को चाहिए अच्छी उपज। बाकी चीजें नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है भैया, उपज तो 1.5 से 2 गुना बढ़ेगी। ठीक है, मिट्टी का संरक्षण सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कि जायदाद जो बच्चों को देके जाओ ना तो वो बच्चे भी बोले कि यार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया। आप ऐसी जायदाद उन बच्चों को देके जाएंगे। ठीक है, और व्यापार करने का अवसर जिस दिन समझ में आ गया उस दिन बहुत बड़ा अवसर आपके पास में है, और एक ऐसा अवसर जिसको आपको अकेले नहीं करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मदद करने के लिए सिखाने के लिए है। नुकसान की बात सामने वाले से खुद पूछिए, आप लोग भी खूब बैठ के गुणा गणित लगा लीजिए कि नुकसान क्या हो सकता है। पिछले 5 सालों से सोचने की कोशिश कर रही हूँ, आज तक समझ में नहीं आया, इसलिए कॉन्फिडेंस से इस व्यापार को कर रही हूँ और लगातार तरक्की मिलती जा रही है, लगातार टीम बढ़ते जा रही है, टीम में सक्सेस बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो आज हो रही है। ठीक है, सिंपल समझ जाइएगा, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ का गेम होता है। अगर मान लिया तो जीत, सॉरी ठान लिया तो जीत, और मान लिया तो हार। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है, सारी चीजें बहुत बड़ा गेम है। एक बार टर्नओवर अंदाज कर लीजिएगा, अगर 1,000 एकड़ 1 करोड़ टर्नओवर, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 से 6 फसल में एक सही रणनीति से आपने अगर काम किया है ना, तो 2 करोड़ 2 करोड़ के टर्नओवर मैचिंग में एनटीसी बना जा सकता है। समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल का खेल है। और ऐसी पैसिव इनकम जो एक बार नहीं जीवन भर के लिए स्थायी होगी, क्योंकि जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाया वो काम करे ना करे, खेती में तो प्रोडक्ट लेगा और वो अपने ही रजिस्ट्रेशन से लेगा। वो दुनिया में कहीं से जाके ये प्रोडक्ट ले ले, रजिस्ट्रेशन से लेगा क्योंकि उसको डिस्काउंट चाहिए। कहीं से भी जाके ले ले, उसका परसेंट आपके खाते में कट के आ जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है इस व्यवसाय में। लेकिन कुछ खास चीजों पे आज बात करूंगी। 151 लोग बचे हुए हैं। सीधी सी बात, अगर आप इसको बड़ा गेम आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हमको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, करोड़ों का खेल सपने में नहीं होता है। सबसे पहली चीज हमको उस लायक बनना पड़ेगा, ठीक सीखने वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सिखाने के लिए अगर आप देखेंगे तो हर सीनियर जी जान लगा के तैयार है आपको सिखाने के लिए। हो सकता है इस सेशन को सुनते सुनते लोगों को नींद आती है, लेकिन सोचिए जब भी कोई सीनियर, मैं रहूं या कोई भी सीनियर, जब वो बोलता है ना तो वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है, आपके लिए ऐसे कंटेंट तैयार करता है जो आपके बिजनेस को बढ़ा सके, है ना। और जब मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ तो मुझे देखते हुए बहुत दुख होता है कि हम इतने स्मार्ट बनते हैं, हम इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, हम सोचते हैं हम लेटे लेटे सुन लें। तो भैया हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि लेटे लेटे आप सुन लो और आपके छोटे से दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, डायरी पेन लेके चिंता से अपने बिजनेस की खुद चिंता करके नोट्स बनाना पड़ता है कि आज तो हम सुन रहे हैं, जब हम किसान को जाके बताएंगे तो क्या बताएंगे, यही चीजें रहती है बताने वाली। यही बता के मैं लाखों का टर्नओवर लेके आ रही हूँ। ठीक है, और यही बताना आप लोगों को सिखा रही हूँ कि जब यही बात आप लोग करेंगे तो आपके खाते में भी लाखों का टर्नओवर आएगा। लेकिन सीखने का माइंडसेट रखना पड़ेगा। हो सकता है आज हम जीरो हैं, लेकिन थोड़ा 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 सीख सीख के एक समय तक हम वहां पे पहुंचेंगे। और सीखना इसलिए जरूरी है, सिंपल समझ जाइए, अगर आप 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करना चाहते हैं कि वो जाके अपने दम पे 100 एकड़ को कवर कर सके तो आपको सीखना जरूरी रहेगा। आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, उसको क्या समस्या आ रही है, तो सिंपल एक चीज मैं बता दूं, चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो, मैं सभी से बात कर रही हूँ। जैसे मैं कई बार देखती हूँ कुछ महिलाएं रोटी सेकते सेकते जो है वो मीटिंग अटेंड कर रही हैं। रोटी सेकना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पता है मैं भी महिला हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी घर संभालती हूँ। क्लियर अगर मैं आपसे बात करूँ तो
ठीक है, लेकिन ये बिजनेस है भैया, इसको आप हंसी मजाक में अगर लोगे ना तो रोटी ही सेकते रह जाओगे। बिल्कुल रोटी सेकना जरूरी है। एक उस महिला से आप पूछिए जो जाके नौकरी कर रही है, अगर उसको 11 बजे अपनी जॉब में खड़े रहना पड़ता है ना, तो वो 11 से पहले 10 बजे अपने सारे काम निपटा के और खड़ी हो जाती है ना। लेकिन दिक्कत इस काम की यही है कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। सही है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में ये है। पूरी 4 दिन की सम्राट सर ने बेसिक ट्रेनिंग आपको दी, सबसे पहले कहा अपना गोल लिखो। हमने सुना, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने लिखा। मैं अगर यहाँ तक हूँ, उसके पीछे यही कारण है कि मैं लिखती हूँ कि मेरे जीवन में अगला टारगेट क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है। मैं लिखती हूँ, उसका एक्शन प्लान बनाती हूँ, ठीक है, और उसको पूरा करने के लिए कमिटेड होके मैं मेहनत करती हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर हैं जो मेहनत करते हैं, तो वो उनकी झोली में वो सारी सफलता आती है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। सिंपल समझिए, आज से 4 महीने पहले हम बात करते थे कि हम ऐसा करेंगे, हमारे पास दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं थे। आज ये रिजल्ट हमारे पास है। हर जगह जहां पर भी हमने एग्रो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, हर किसान हमको रिजल्ट बता रहा है। लेकिन पता है, हम ही लोग इतने लापरवाह हैं कि हमने बेच तो दिया, जाके उससे पूछ ही नहीं रहे रिजल्ट। आज के समय ना हमारे पास में वीडियो की भरमार हो जाना चाहिए। इतना प्रोडक्ट हमने दिया लोगों को, सबका मिला के अगर देखेंगे ना, किसी ने 2 को दिया, किसी ने 4 को दिया, किसी ने 5 को दिया, लेकिन हम पलट के गए नहीं। समझिए, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो दे के भागने वाला नहीं है। भागता कौन है? भागता कौन है? जिसके प्रोडक्ट में झोल झाल रहता है। जो सेल्समैन आते हैं ना, अट्ट सट्ट कुछ भी बेच के भाग जाते हैं। हमारा काम भागने वाला है ही नहीं है। अभी समय है, जिनको आपने प्रोडक्ट दिया है ना, जाके उनसे मिलिए, उनके वीडियो बनाइए। सेकंड स्टेज में काम चल रहा है। प्रोडक्ट हमने स्टॉक बनाया, प्रोडक्ट हमने दिया लोगों को, अब सेकंड स्टेज में काम चल रहा है। जाके उनसे बात कीजिए, उनका वीडियो बनाइए। वो वीडियो काम आएगा, क्योंकि आप फसल कट के उनके घर में चली जाएगी। फिर कहाँ से वीडियो बनाएंगे? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमने फोटो खींच लिया। फोटो कैसे बताएंगे? ठीक है, किसान से बुलवाइए खुद। असली रिजल्ट है जब किसान खुद बोल दे। और अभी ये समय है, ठीक है, अभी ये समय है, कृपया करके डाटा निकालिए, अपना भी और अपनी टीम का भी। पूछिए कि भैया कहाँ कहाँ प्रोडक्ट दिए थे। एक दिन कुछ मत करो, एक दिन जाके उनके साथ में वीडियो बना के आओ। टर्नओवर दोबारा लौट जाएगा। जिसने 1 एकड़ में किया था ना, अब वो अपने बाकी की पूरी खेती के लिए मांगेगा। हम जा ही नहीं रहे लेने के लिए। ठीक है, सिंपल समझ जाइए, मैं साफ कह रही हूँ, ये गेम अलग है, वो गेम अलग था। इस काम को अगर करना है तो सबसे बड़ा पॉइंट, आपको डाटा मेंटेन करना होगा, आपका भी और आपके नीचे टीम का भी। हवा हवाई में यहाँ पे काम नहीं होगा। डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी एकड़ में, ना कि मुंडी गिनना। मतलब हम मुंडी गिनते हैं ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, नहीं, एकड़ गिनिए कि कितने एकड़ को हमने कवर किया। समझ रहे हैं? एकड़ अलग है, मुंडी अलग है। वो गेम अलग था, ये गेम अलग है। थोड़ा सा बैठ के मनन कीजिए इस चीज में। ठीक है, डाटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपका भी और आपकी टीमों का भी। अगर आप सिर्फ डाटा निकाल लेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा मार्केट आपके सामने आएगा। पता नहीं कितने एकड़ में आपके नीचे लोगों ने यूज करवाया इन प्रोडक्ट को। जाके उनसे बात कीजिए, उनका वीडियो बनाइए। और एक चीज मैं बता दूं, श्री राम नरसिंहपुर के लिए तो बहुत कहना चाहिए, मजेदार जगह में है वो लोग। पूरा का पूरा मार्केट है। आप जिससे भी बात करेंगे, पहली बार में वो कम से कम 1 एकड़ में डालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दे के भागिए मत, विजिट कीजिए, उसको रिजल्ट निकाल के दिखाइए। ठीक है, क्योंकि सिंपल समझिए, जिसके पास में 60 एकड़ जमीन है ना, वो 1 एकड़ में ध्यान ही नहीं देगा कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आपको जाना पड़ेगा उसको रिजल्ट दिखाने के लिए, उसको अंतर दिखाने के लिए। आप वीडियो बनाइए, हर चीज की वीडियो बनाइए। ठीक, दूसरी चीज, जिनको दे दिए हैं वापस उनके पास में जाइए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी ये है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो 2 महीने तो काम नहीं होगा, अब तो फसल कट के घर आ जाएगी। ठीक है, जाके एक कृषि केंद्र वाले से, जो काम बीज खाद वाला करता है ना, एक बार उससे बात कर लीजिए। सबसे बड़ा समय अभी है इस काम का, अभी, क्योंकि ये 2 महीने हैं स्टॉक बनाने वाले। आप अकेले ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का स्टॉक रख सकते हैं, तो 1 लाख की मार्केट में आप खेल करेंगे। ठीक है, लेकिन एक टीम अगर आपने बना लिया, अगर एक व्यक्ति ने 2-2 एकड़ का भी अगर ले लिया, ठीक है, तो 10-10 हजार का स्टॉक आप लोगों के पास में बना सकते हैं। ये भी स्टॉक बनाने का समय चल रहा है, क्योंकि सिंपल बता दूं, आपके प्रोडक्ट में सोना भी डला है।
लेकिन किसान को समय पर नहीं मिला तो उसके किसी काम का नहीं है। अगर आपको इसमें बिजनेस करना है तो ये 2 महीने पूरे जी जान लगा के अपने नीचे आप कितना स्टॉक बना पा रहे हैं देखना ये पड़ेगा, क्योंकि जब समय आएगा ना तो आपको पता है लाखों की मांग आती है, लाखों की, कि प्रोडक्ट हम पुजो नहीं पाते हैं। अभी जस्ट ये कंडीशन हुई थी कि लोग 1 लाख दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया 15 दिन रुको, 15 दिन बाद मिलेगा तुमको, ठीक। और हम सोच रहे हैं नहीं अब तो सीजन चला गया, अब तो जब फसल का समय आएगा तो फिर इस पे काम होगा। नहीं, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा काम है स्टॉक मेंटेन करने का। इन 2 महीने में आप जितना बड़ा स्टॉक मेंटेन कर लेंगे, समय आने पे उतना ही बड़ा टर्नओवर आपके नीचे होगा, ठीक है। और एक और शॉर्टकट में छोटी सी बात कर लूं कि मैं इस समय बहुत सिंसियर हूँ स्टॉक बनवाने में, क्योंकि जितने लोगों की संख्या बढ़ेगी हम उतना ज्यादा स्टॉक बनवा सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सिंपल समझ जाइएगा, बहुत बड़ा गेम यहाँ पे हो सकता है, छोटे रूप में बता रही हूँ। मई का महीना नोट कर लीजिए लाल पेन से, मई का महीना, अभी चल रहा है मार्च, ठीक है। मई का महीना हम बहुत बड़े टर्नओवर पे गेम करेंगे जो इस 2 महीने में स्टॉक पे ध्यान दे लेगा। सिंपल समझ जाइए क्यों। मई के महीने में समय मिला हुआ है सीधे डॉक्टर मोहनन का। आपको पता है जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम ऑनलाइन लेते हैं, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने आपको बताया, मई के महीने में डॉक्टर मोहनन की डेट मिली है सीधे टीटीटी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और सोच के देखिए जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उन साइंटिस्ट की सीधे ट्रेनिंग, छोटी सोच हुई कि नहीं मैं जाके सीख लूंगा तो मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, ठीक है। समझ जाइए अगर इस 2 महीने में अगर आपने 100-50 की टीम बना ली, अगर आपके साथ में कोई भी लोग नहीं है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 10 लोगों की टीम बने, कम से कम 10-10 हजार का स्टॉक रहे, और उन 10 लोगों के साथ मिलके उनकी 10-10 की टीम अगर बना ली तो 100 लोगों की टीम के साथ में आप डॉक्टर मोहनन की ट्रेनिंग लेंगे। समझ रहे हैं। अब डॉक्टर मोहनन की ट्रेनिंग लेना मतलब क्लियर समझ में आएगा कि ज्यादा नहीं 1 लाख के स्टॉक लेके भी ये काम हो सकता है, बकायदा लोग लेके कर रहे हैं। और सोच के देखिए जिस दिन 100 लोग बैठ के डॉक्टर मोहनन की आपके नीचे 100 लोग अगर ट्रेनिंग ले लेंगे तो बिजनेस कहां पर जाएगा। करोड़ों का गेम होगा मई के महीने में, अभी से बता दूं, ठीक है। एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। तो अभी भी सीरियस हो जाइए, ये 2 महीना चल रहा है स्टॉक बनाने का और अपने हाथ बढ़ाने का, टीम को ट्रेंड करने का, ठीक है। एक बड़ा विजन बनाने का, बड़ा विजन बना के इस काम को कीजिए। और इसके बाद बहुत सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की ऑनलाइन में जितना बता सकती थी, ठीक है। एक बढ़िया से अपनी प्लानिंग बनाइए बड़े विजन के साथ, एक रूपरेखा बनाइए कि आज अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो 2 महीने बाद मेरी टीम साइज क्या होगा, 2 महीने बाद में कितने टर्नओवर पे काम करूंगी, ये सारी चीजें बैठ के बनाना पड़ेगा। कुछ चीजों में सुधार कर लीजिए अपना, जैसे जूम मीटिंग ही होती है, 8:30 की मीटिंग है, 8:15 बजे चालू करना पड़ता है, क्योंकि लोग लेट आते हैं, धीरे धीरे आते हैं ना। अगर आप बिजनेस में सीरियस हैं तो जस्ट 8:30 बजे लिंक चालू होना चाहिए, 15 मिनट का डाटा हम क्यों खराब करें, सही है। कुछ छोटी छोटी चीजों में जब हम मिलके सुधार करेंगे तो हमारी टीमों में सुधार होगा। लापरवाही से लापरवाही करते रह जाएंगे, आप ही के गांव में कोई दूसरा बड़ा गेम करेगा, देख के सिर्फ पछतावा होगा, ठीक है। तो इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने तरफ से मैंने कोशिश की जितना सरल शब्दों में आपको बता सकती हूँ। इसके बाद मीटिंग में बाइंड अप करती हूँ यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सब्र के साथ सारी चीजों को सुनने के लिए।